नमस्कार, समाचार प्लस झारखंड बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय और मैं हूं प्रभा शर्मा। आज हम एक बहुत अहम और कह सकते हैं सीरियस गंभीर मुद्दे को लेकर के आज बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं देवघर के त्रिकूट में जो रोपवे का हादसा हुआ है, जहां पर पिछले 40 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर जवान तत्परता से लगे हुए हैं और उन ट्रॉलियों में जो सवार थे, सवारी है, वो भी काफी पेशेंस के साथ इस वक्त वहां पर मौजूद है। और सबसे अच्छी बात यह है कि लगभग सभी लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा चुका है और सिर्फ 2 लोग वहां पर बचे हुए हैं। खुशबू जी, अभी ताज़ा अपडेट्स के मुताबिक जैसा कि प्रभा ने आपको बताया कि अब तक सभी लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। हालांकि इस पूरे हादसे में 2 लोगों की मौत पहले ही हो चुकी थी और हादसे के दौरान जब रेस्क्यू किया गया तो रेस्क्यू में एक व्यक्ति की जान चली गई। बीते दिन ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हुआ था और समाचार प्लस झारखंड बिहार ने भी आपको उन तस्वीरों से रूबरू कराया था। इसके साथ ही कई ऐसी तस्वीरें आई जिसे देखने के बाद दर्शकों में इस ओहापो की जो स्थिति है वो बनी हुई थी। अगर हम उन तस्वीरों की बात करें जिसमें से एक छोटी सी बच्ची को जो लगभग 20-25 घंटे से वहां पर फंसी हुई थी, उसको सेना के जवानों ने, एयरफोर्स के जवानों ने रेस्क्यू किया। किस तरीके से उसे नीचे उतारा गया, उसे पानी पिलाया गया, खाने के लिए खाना दिया गया। लगातार जो अगर हम बात करें लगातार अपने सेना के जवानों की, तो उनके जज्बे को सलाम है, क्योंकि वहां पर पहुंचे जितने भी सेना के चाहे हम एयरफोर्स की बात कर ले या फिर आईटीबीपी की बात कर ले, लगातार वो लोग प्रयासरत है कि किसी तरह यहाँ से पर्यटकों को निकाला जा सके जो ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं। उनका भी कहना है कि अब तक का ये वाला जो उनका अभियान था, ये रेस्क्यू अभियान था, काफी ज्यादा डिफिकल्ट था और इससे ज्यादा डिफिकल्ट अभियान, रेस्क्यू अभियान अब तक उन्होंने नहीं चलाया है। बिल्कुल सही कहा आपने खुशबू, क्योंकि ये झारखंड का अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है। और पिछले अगर 20-30 घंटों की बात करें, उस समय जो तस्वीरें आ रही थी, सिर्फ देवघर या झारखंड के लोग ही नहीं, बिल्कुल देश भर के जो लोग हैं वो चिंता कर रहे थे इसको लेकर के। बस यही उम्मीद कर रहे थे कि जितने भी लोग इस वक्त ट्रॉलियों में सवार हैं उनको बचाया जा सके। और लोगों का पेशेंस तो खैर धैर्य जो है वो मानने वाली बात ही है, लेकिन इसमें जिस तेजी से और जिस जज्बे के साथ जो हमारी सेना है वो उनकी मदद के लिए लगी हुई है, और सिर्फ ट्रॉलियों में नीचे पहुंचाने का काम ही नहीं है उनका, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर है वो खुशबू की वहां पर खाने की कमी है, पीने की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। और लगातार 40 घंटों से 40 से भी ज्यादा घंटे हो चुके हैं, जितने भी वहां सेना के जवान हैं वो लगातार वहां पर लोगों के संपर्क में उन्हें सहानुभूति दे रहे। तो ये सिर्फ हिम्मत की बात नहीं है, सिर्फ बहुत बड़े जज्बे की जरूरत होती है। प्रभा, यहाँ पर आपने एक बहुत सही बात कही कि इतने ऊंचाई पर एक तो ऑक्सीजन की कमी, दूसरा जिस तरीके से MI-17 हेलीकॉप्टर लगातार लगा हुआ है, वहां पे हवा भी है, इतनी गर्मी है, गर्मी में लगातार हमारे सेना के जवान वहां पे पहुंचे हुए हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ रेस्क्यू का ध्यान नहीं रखना, उन्हें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि लोगों के बीच पैनिक की स्थिति ना पैदा हो, क्योंकि पहले ही वहां पे 2 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद बीते दिन हमने देखा कि रेस्क्यू के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई जो पहाड़ों में जा गिरा। ऊपर पहुंचते पहुंचते उसकी बेल्ट खुल गई और वो वहां से नीचे जा गिरा। तो सेना के जवानों की अगर बात करें तो उनके जज्बे, उनके धैर्य को सलाम है। जी बिल्कुल सही कहा आपने खुशबू, लेकिन बस खुशी की बात यह है कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अब लगभग अपने अंतिम चरण पर है और सिर्फ 2 लोग जो है, सिर्फ ताज़ा अपडेट के अनुसार सिर्फ एक इंसान जो है वो ऊपर फंसा हुआ है, जिन्हें किसी भी वक्त बचा लिया जाएगा। देवघर रोपवे रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 43 घंटों से चल रहा है और इन 43 घंटों में भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने 46 जिंदगी को मौत के मुंह से निकाल लिया है और इसे अब तक के इतिहास का सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन कहा जा रहा है। और एक ताजा अपडेट इस वक्त आ रही है खुशबू, बहुत बड़ी खबर है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो खत्म हो चुका है और सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। जी, तो आपको बता दें कि बीते दिन 48 लोगों के फंसे होने की सूचना थी और बीते दिन जब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म किया गया था रात के वजह से, तब उस टाइम पर 25 लोगों को बचा लिया गया था। वहीं पर बात करें तो कुछ लोगों की फंसे होने की सूचना थी और सुबह वापस से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी आप जैसा कि देख सकते हैं कि दिन के 1 बजने वाले और 1 बजे तक सेना के जवानों ने, एयरफोर्स के जवानों ने मिलकर के ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था और इसमें उन्हें सफलता हासिल हुई है। उन्होंने सभी पर्यटकों को ट्रॉलियों से बाहर निकाल लिया है। और इस खबर पर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज, सबसे अभी जो खुशी की बात है, ताजा अपडेट्स मिले कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है और सभी लोगों को सुरक्षित वापस नीचे उतार दिया गया है।
जी प्रभा, इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर यह है कि पिछले 44 घंटे से चला आ रहा रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। छठीलाल शाह वो देवघर के राम मंदिर के इलाके के रहने वाले शख्स हैं। अंतिम शख्स वो थे जिन्हें बचाकर नीचे लाया गया और इसी के साथ पूरे देश ने राहत की सांस ली है। 45 जिंदगियां थी, 44 घंटे के करीब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। और मैं आपको बता दूं, ये जो छठीलाल शाह थे, इनके परिवार के ही 8 लोग फंसे हुए थे, केबिन नंबर 7 और केबिन नंबर 19। केबिन नंबर 19 सबसे मुश्किल ऑपरेशन था और सबसे अंत में किया गया। केबिन नंबर 19 में जो अंतिम 2 व्यक्ति थे वो छठीलाल शाह, उनकी पत्नी थी शोभा देवी। शोभा देवी की तस्वीरें जो लगातार हम कई चैनलों पे देख रहे थे कि वो कैसे नीचे उतर रही थी, अचानक एक झटका सा लगा, उनका बेल्ट वो नीचे गिरने लगी और कहा यह जा रहा है कि सेफ्टी बेल्ट होने के कारण उनकी जान बच गई। अभी फिलहाल उनकी हालत गंभीर है, वो अस्पताल में भर्ती हैं। उसके बाद अंतिम व्यक्ति जो छठीलाल शाह थे उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है। केबिन नंबर 19 का जो सबसे मुश्किल ऑपरेशन था वो भी खत्म हो गया है। तो 44 घंटे बाद देवघर रोपवे हादसे का ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। भारतीय वायुसेना, एनडीआरएफ, राज्य का जो प्रशासन है, राज्य की पुलिस है, वो इन सब ने अदम्य साहस का परिचय दिया है। प्रभा, मैं आपको बता दूं कि इससे अब तक भारत का सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन बताया जा रहा था। आप जरा सोचिए, आप इमेजिन कर सकती हैं 25 फीट ऊपर की ऊंचाई पे, जहां सिर्फ नीचे देखने में ही डर लगता हो, वहां तेज हवाएं चल रही हो, पेंडुलम की तरह झूल रहा है और 44 घंटे से कुछ जिंदगियां वहां पे अटकी पड़ी हैं। हर किसी के मन में यह डर है कि पता नहीं कब टूट जाएगा, कब हम नीचे गिर जाएंगे। और इस बीच 2 रातें भी आई। पहले दिन, जिस दिन यह हादसा हुआ था, उस दिन शाम से सुबह का आप आलम मंजर समझ सकते हैं कि लोगों के सामने एक ट्रॉली गिरी थी, उसमें एक महिला की मौत हो गई थी और उसके बाद लोग लटके हुए थे वहां पे। और उसके बाद पूरी रात तेज हवाओं के बीच बिना किसी मदद के ये 45 लोग वहां पे फंसे हुए थे। आप समझ सकते हैं क्या हाल रहा होगा उनका। जी पंकज, जैसा कि अभी आपने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है, सभी लोगों को वहां से निकाल लिया गया है। हालांकि इस बीच एक दुखद खबर ये भी है कि 3 लोगों ने जान इसमें गंवाई। लेकिन अगर हम बात करें सेना के जवानों की, उनके जज्बे की, तो उनके जज्बे को तो सलाम करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार उन्हें सिर्फ ये इस चीज का ध्यान नहीं रखना है कि लोगों को बचाना है, उन्हें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि लोगों में पैनिक की स्थिति ना हो। वहां पर उनके परिजन भी पहुंचे हुए थे, क्योंकि उनके परिजन वहां ट्रॉलियों में फंसे हुए थे और ट्रॉलियों में फंसे होने के बाद जब उन्हें पता चला कि वहां पर सेना के जवान पहुंचे और वो इस तरीके से रेस्क्यू कर रहे हैं, तो उसके बाद का क्या कुछ देखने को मिला था? देखिए खुशबी, भारतीय सेना के जवानों की साहस की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। आप सोचिए कि नीचे से कोई मदद नहीं पहुंच सकती, जो भी मदद होनी है वो बाय एयर होगी। हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा है लेकिन हेलीकॉप्टर ट्रॉली के समानांतर नहीं आ सकता। वायर है जिसको हम रोपवे बोलते हैं, जो रोप है वो, उसके नीचे ट्रॉलियां लटकी हुई हैं, हेलीकॉप्टर उसके नीचे नहीं आ सकता और सेना के जवान भी नहीं उतर सकते, क्योंकि जैसे वो उतरेंगे तो उनका पहला सामना वो रोप से होगा। वो किया क्या गया कि जहां पे 2500 फीट ऊंचाई पे, उससे करीब 100 फीट ऊपर हेलीकॉप्टर रखा जाता है और थोड़ा सा किनारे, वहां से सेना के जवान लटकते हैं, उन्हें झुलाया जाता है और तब वो ट्रॉली के पास आते हैं और ट्रॉली भी बंद है, चारों तरफ शीशा पैक है। अब उनको ट्रॉली पकड़ना भी है, गेट खोलना भी है और लोगों को बचाकर अपलिफ्ट भी करना है। ये बेहद मुश्किल है और खास करके तब ये और मुश्किल हो जाता है जब तेज हवाएं चल रही हों। हवाएं और ऊंचाई, इन दोनों ने इस काम को इतना मुश्किल बना दिया था कि कहा यह जा रहा है, खुद भारतीय वायुसेना के जवान कहते हैं कि उन्होंने लेह, लद्दाख, न जाने किन किन देशों में लोगों को रेस्क्यू किया है, लेकिन जो देवघर रोपवे रेस्क्यू ऑपरेशन था वो बेहद मुश्किल था, बहुत मुश्किल। और आपको बता दूं दर्शकों की जानकारी के लिए, ये भारत का सबसे ऊंचा रोपवे है, 25 फीट ऊंचाई है, नीचे चट्टान है, जंगल है, कहीं कोई मदद नहीं पहुंच सकती, न खाना पहुंच सकता था उनके पास, न पानी पहुंच सकता था। और एक कहानी है प्रभा, खुशबू, मैं बताना चाहता हूं कि कल शाम जब रेस्क्यू ऑपरेशन बंद होने वाला था तो लोकल प्रशासन और जो भी नीचे के जो इनको गाइडेंस दे रहे थे, उन्होंने जवानों को कहा कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन हम बंद करते हैं, अब आप चले आइए, हम सुबह करेंगे। जानते हैं एयरफोर्स के कमांडोज ने क्या कहा कि सर, मैं अपने देश के लोगों को इस तरह लटकते छोड़कर नहीं जा सकता, मैं रात भर वहीं रहूंगा और जब अगला दिन जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा तब सर मैं यहीं से शुरू करूंगा जहां से मैंने खत्म किया था। रात भर
दो कमांडोज वो उन दोनों केबिन में, केबिन नंबर 7 और केबिन नंबर 19 में उन लोगों के साथ रहे और उन्हें दिलासा देते रहे। आप जी समझ सकते बिल्कुल हैं सही कि क्या कहा आपने जज्बा रहा पंकज। होगा। बात यहाँ पर सिर्फ जवानों की ड्यूटी की नहीं थी, वो जो भावनाएं जुड़ी होती हैं देश के लोगों से वो भी साफ तौर पर दिखा। लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि कितनी परेशानियों के साथ, हवा तेज थी, इतनी ऊंचाई थी, रोप था जिसे होकर के गुजर के चॉपर नीचे नहीं जा सकता था, तो क्या वजह रही? क्योंकि एक बहुत बड़ी दुर्घटना भी कल हुई रेस्क्यू के दौरान, जहाँ रेस्क्यू करते हुए एक जो इंसान है वो उतनी फीट जो नीचे पहाड़ों के नीचे वो गिर गया। देखिए प्रभा, जब इस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन होता है तो हमारी सेना हमेशा कोशिश करती है कि जीरो कैजुअलिटी हो। लेकिन कल जो हादसा हुआ, कल एक युवक की तस्वीर आई थी कि कैसे वो खो गए। उनको सेफ्टी बेल्ट बांधी गई थी, सेना के जवान उन्हें खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे जब वो हेलीकॉप्टर के बिल्कुल नजदीक आए तो अंतिम मोमेंट पे, पता नहीं, अब सब कुछ भगवान के हाथों में, इंसान तो सिर्फ कोशिश कर सकता है। उनका अंतिम समय में उनका जो सेफ्टी बेल्ट था उसकी एक पिन खुल गई और उसके बाद वो अंतिम वहां से गिरे। अब उतनी ऊंचाई से गिरने के बाद तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल हुआ होगा, नीचे चट्टाने हैं। लेकिन बहुत मुश्किल था। लेकिन सिर्फ एक कैजुअलिटी वो भारतीय सेना ही थी जिनकी वजह से लगभग सारे लोग निकल आए। एक इक्का दुक्का मामले को छोड़ दे तो होता है, जिस तरह के मुश्किल ऑपरेशंस थे, जिस तरह की वहां की टोपोग्राफी थी और जिन हालात में एनडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान और भारतीय वायुसेना के जवानों को खबर किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से जान से जी पंकज, यहाँ पे आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी और दर्शकों को एक दुखद खबर से रूबरू कराना चाहूंगी कि जिस महिला का रेस्क्यू के दौरान रस्सी टूट गया था, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। अभी फिलहाल ये ताज़ा अपडेट, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जिस महिला को बचाने की कोशिश की गई थी, हालांकि उन्हें बचा भी लिया गया था, लेकिन इलाज के दौरान वो अब नहीं रही हैं। जी खुशबू, एक बहुत दुखद खबर है इस ऑपरेशन के दौरान। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी पंकज प्रसून कह रहे थे कि सेना बिल्कुल कोशिश करती है कि जीरो कैजुअलिटी हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जितना बड़ा ये रेस्क्यू ऑपरेशन था उसमें जोखिम भी उतना था और उसमें जो ये 3 कैजुअलिटी सामने आई है और 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है। ताज़ा खबर आई है, जो महिला की खबर जो हम बता रहे हैं, जो इस वक्त उनका इलाज चल रहा था लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दोबारा जुड़ेंगे हमारे सहयोगी पंकज प्रसून से। पंकज, यहाँ पर हम सेना की बात कर रहे थे कि किस जाबाजी से यहाँ पर उन्होंने लोगों की मदद की है और सबसे ज्यादा परेशान वहाँ पर परिजन भी मौजूद थे काफी बड़ी संख्या में। तो सबसे बड़ा, अगर हम खास करके भारत की बात करें, क्योंकि कोई भी घटना अगर होती है तो भीड़, जो आबादी जो जमा होती है, उसको हैंडल करना भी उतना ही मुश्किल होता है। जी बिल्कुल, आपने कहा कि जैसा कि अभी एक जो महिला गिरी थी उनकी मृत्यु हो गई है, बेहद दुखद है और ये किसी के प्रयास की कमी की वजह से नहीं हुआ है। दर्शकों को ये बता दूं कि जो जवान वहां लगे हुए थे उनकी कोशिश थी, अंतिम कोशिश थी कि हर एक शख्स की जान बचाई जा सके। ये जो कैजुअलिटी हुई है ये हादसा है, लेकिन इनसे कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं प्रभा, जो दर्शकों को जानना जरूरी है। इसमें राज्य सरकार की भूमिका पर हमेशा सवाल खड़े होंगे। इसलिए सवाल नहीं खड़े होंगे कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला इतना लंबा कैसे चला, इसलिए कि जिस दिन यह हादसा हुआ था और जब सेना को खबर की गई केंद्रीय गृह मंत्रालय को, तो इस बीच में 5 घंटे का गैप था। उन 5 घंटों में यहाँ की राज्य सरकार क्या कर रही थी? दूसरा बड़ा सवाल, जो आपदा प्रबंधन मंत्री हैं, जो पर्यटन मंत्री हैं, उसी देवघर जिले से आते हैं, हफीजुल हसन साहब, उसी देवघर जिले के जरमुंडी के विधायक है बादल पत्रलेख, वो भी मंत्री हैं। इन सब ने अब तक घटनास्थल पर, ये 2 खास करके मैं बोल रहा हूं कि वो बादल पत्रलेख तो आए ही नहीं, हफीजुल हसन आए, वो देर से आए। लोगों की डिमांड ये थी कि एक बार कम से कम जो घटना हो या मुख्यमंत्री को भी आना चाहिए था। मुख्यमंत्री बगल के ही जिले दुमका साहिबगंज में अपना कार्यक्रम कर रहे थे, दुमका से साहिबगंज गए थे, लगभग दुमका से उतनी ही दूरी देवघर की भी थी, वो आ सकते थे लेकिन नहीं आए। तो लोगों के मन में कई तरह के सवाल है। लेकिन आपने जो कहा कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है, इनमें सबसे ज्यादा अगर प्रशंसा किसी करनी होगी तो भारतीय सेना के जवानों की, आईटीबीपी के जवानों की, जिला प्रशासन की भी मैं दाद दूंगा। जिला प्रशासन के जो जवान थे, खुद मंजूनाथ भजंत्री जो देवघर के डीसी हैं, वो लगातार 40 घंटे से घटनास्थल पर मौजूद थे। आप सोच सकती हैं कि देवघर के डीसी हिले तक नहीं और वो लगातार इसी बात पर मैं आ रही थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वैसे तो कई तस्वीरें सामने आई जो लंबे वक्त तक याद रहेंगी, लेकिन गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे और देवघर डीसी करीब 40 घंटे तक घटनास्थल
पर ही मौजूद रहे। दोनों ने एक पल के लिए भी चैन की सांस नहीं ली। इस दौरान एक बार देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री और सांसद निशिकांत दुबे के बीच बहस भी हो गई। दरअसल निशिकांत दुबे जोश जोश में खुद एक ट्रॉली में बैठकर लोगों को बचाने के लिए ऊपर जाना चाहते थे। देवघर डीसी ने उनसे कहा कि अगर इस बीच कोई हादसा हो गया तो क्या होगा। सांसद के जान माल की रक्षा भी प्रशासन की ही जिम्मेदारी है। आप भी देखिए दोनों के बीच बहस का वो वीडियो। अगर इनको कुछ हो गया तो मुझे ये होगा, मेरा जिम्मेदारी है इनका सारा चीज। मैं बाईपास थ्रेड सिक्योरिटी हूँ। आई एम ड्राइविंग विदाउट थ्रेटिंग। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस मिस्टर डीसी। यदि मेरी सुरक्षा का इतना ख्याल रहता तो मैं बाईपास थ्रेड का हूँ और 3 दिन से बिना सिक्योरिटी के घूम रहा हूँ। व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग? व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग? कुछ हो गया तो इनका सेफ्टी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेशनल लीडर, अगर इनको कुछ हो गया तो मुझे ये होगा, मेरा जिम्मेदारी है इनका सारा चीज। मैं बाईपास थ्रेड सिक्योरिटी हूँ। आई एम ड्राइविंग विदाउट थ्रेटिंग। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस मिस्टर डीसी। यदि मेरी सुरक्षा तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर निशिकांत दुबे और डीसी के बीच झड़प हो गई, झड़प नहीं, बहस हो गई, सिर्फ इस बात को लेकर कि दोनों ही यहाँ पर लोगों की सुरक्षा के लिए चिंतित थे। जहाँ आपने देखा कि डीसी वहाँ पर निशिकांत दुबे को मना कर रहे हैं कि आप वहाँ पर नहीं जा सकते, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है, एक सांसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी वो भी प्रशासन की ही है। वही खुशबू, और इसी को लेकर के मैं अगला सवाल हमारे सहयोगी से फिर से जुड़ना चाह रही थी, पंकज प्रसून से, क्योंकि वो बात कर रहे थे माननीयों की, हाफिजुल हसन हो गए या बादल पत्रलेख हो गए, जो उसी क्षेत्र देवघर के रहते हुए भी वहां तक नहीं पहुंच पाए थे। हाफिजुल हसन भी पर्यटन मंत्री हैं, लेकिन काफी देर से वहां पहुंचे थे। लेकिन निशिकांत दुबे सांसद की बात करूं तो वो पहले दिन से, जब से ये घटना हुई, सबसे ज्यादा इस पूरे मामले में एक्टिव दिखे हैं। और यहाँ पर प्रभा, एक और बात अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जब यह हादसा हुआ तो निशिकांत दुबे ही वहां सबसे पहले पहुंचे थे और उन्होंने ही गृह मंत्री से पूरे मामले के लिए मदद मांगी थी। पंकज जी प्रभा, आपने जो वीडियो दिखाया ये हीट ऑफ द मोमेंट का वीडियो है। देखिए, निशिकांत दुबे चाहे सांसद हो या देवघर डीसी, दोनों ने पूरी लगन से लोगों की मदद की है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दोनों की बहुत बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपने जैसा दर्शकों को बताया कि पहले सांसद निशिकांत दुबे थे जिन्होंने गृह मंत्रालय को पहली बार फोन किया, सीधे अमित शाह जी को फोन किया, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, कि हमें मदद चाहिए, और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यहाँ राज्य सरकार से कोऑर्डिनेट किया और तब सेना पहुंची। देवघर डीसी जो मंजुनाथ भजंत्री हैं, ये भी लगातार वहां पे जमे रहे, वो तीनों एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट करते रहे, आईटीबीपी के साथ, जिला प्रशासन की टीम उनके साथ थी, भारतीय वायुसेना की टीम थी। लेकिन कहते हैं ना, जोश जोश में वो निशिकांत दुबे जाना चाहते थे कि मैं भी बचाऊंगा, मैं नहीं देख सकता अपने लोगों को तड़पते हुए, लेकिन देवघर डीसी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सांसद हैं वो, और महत्वपूर्ण वो उनका वो कह रहे नेशनल लेवल के लीडर हैं निशिकांत दुबे। वो देवघर डीसी कहे कि साहब अगर आप चले जाइएगा, भगवान न करे आपको कुछ हो गया तो फिर आपकी जान की जो मान लिया कि कुछ हुआ नुकसान, तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी तो मेरे पे आती है। इल फीलिंग्स नहीं थी, दोनों के मन की भावना बुरी नहीं थी, लेकिन होता है इस तरह का मुश्किल ऑपरेशन हो, जब लगातार आप 44-40 घंटे से मैदान में डटे हुए हों, वहाँ न खाने की व्यवस्था है न पीने की व्यवस्था हो, आप दोनों की इच्छा बिल्कुल उत्कट इच्छा थी कि लोगों को बचाया जाए। सही कहा आपने पंकज, यही वो मौके होते हैं जब रियल लाइफ के जो हीरोज होते हैं वो इन घटनाओं में सामने उभर के आते हैं, चाहे वो सांसद निशिकांत दुबे हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, या फिर हमारे सभी सेना के जवान। इस मामले पर एक दूसरे इसके छोर पर जाते हैं, जहां झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर रोपवे हादसे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है और मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई हुई है, जहां मामले की विस्तृत सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। इसके बारे में क्या कहेंगे पंकज? जी, मैं ये सुमित है हमारे सहयोगी, वो लगातार मामले पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। सुमित, ये एंकर हैं प्रभा, वो पूछ रही है कि झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है देवघर रोपवे हादसे को लेकर, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, अभी तक का जो डेवलपमेंट है इस पूरे हादसे के बारे में और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में, वो सबसे पहले दर्शकों को बता दूं कि टोटल 48 लोग थे जो कि रोपवे में फंसे हुए थे, जिसमें से 46 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। एनडीआरएफ और आईटीबीपी और एयरफोर्स के जो गरुड़ कमांडोज की इन पूरी ज्वाइंट टीम जो थी, और दर्दनाक ये रहा कि 2 लोगों की इसमें मौत हो गई। कल एक युवक की मौत हो गई थी और आज एक महिला, जिनको अभी कुछ देर पहले हमने विजुअल्स दिखाया था
कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन के टाइम वो झटके से नीचे गिर गई थी और 25 फीट ग्राउंड से 25 फीट की दूरी से वो नीचे गिर गई थी। हालांकि जो रेस्क्यू बेल्ट थे उनके वजह से वो बच गई थी, लेकिन हालत इतनी गंभीर थी कि इलाज के दौरान जब उनको आनंद फानन में लेकर के सदर अस्पताल पहुंचाया गया तो उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। तो अपडेट यही कि 48 लोगों में से 46 लोगों की जान बचा दी गई है, 2 लोगों की मौत हो गई है। जहां तक अगर बात सुमित है अपडेट दे रहे हैं तो एक और सवाल मेरा रहेगा सुमित से कि लगभग जिन्होंने कहा कि 46 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई क्योंकि इतने घंटों से वो उतनी ऊंचाई पर ट्रॉली में थे। उनकी क्या स्थिति है इस वक्त? जी वो पूछ रहे हैं कि जो 2 लोग हैं उन दोनों की तो डेथ हो गई, कुछ घायल भी हैं क्या, और क्या उनका कुछ इलाज चल रहा है? कई 40 लोग में से लगभग 2 दर्जन लोग ऐसे हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा लोग ऐसे जो गंभीर रूप से घायल है, जिनका सदर अस्पताल में, देवघर सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाकी जो लोग हैं उनको भी चोट आई है थोड़ी बहुत। देखिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप 2500 फीट की ऊंचाई पर अगर आप फंसे हुए हैं तो चोट लगे ना लगे एक ट्रॉमेटाइज हो जाता है आदमी, मानसिक बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, साइकोलॉजिकल फियर बढ़ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बेस कैंप पे, जो कि त्रिकुट पर्वत से लगभग 6 किलोमीटर दूर पे बेस कैंप है, वहाँ पे जो मतलब फर्स्ट एड जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है। बाकी जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको सदर अस्पताल पहुँचाया गया। अगर हम बात करें इस पर हाईकोर्ट की, तो जो अभी प्रभा बता रही थी कि हाईकोर्ट ने इसमें स्वतः संज्ञान लिया है, क्योंकि जहां हम बात करें पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की, इसका एक सबसे एक और डेवलपमेंट है प्रभा, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी तो जज जो थे रविरंजन जी, उन्होंने ये भी कहा कि 2009 में भी इसी तरह का कोई वाकया हुआ था। ठीक है, उस टाइम कैजुअलिटी नहीं हुई थी, इस तरह का नहीं हुआ था, लेकिन उस हादसे से कोई सबक नहीं सीखा गया, और इस वजह से उन्होंने कहा है कि 25 तारीख तक जो राज्य सरकार है वो हमें अपनी जांच रिपोर्ट सौंपे, और जब 25 तारीख को जांच रिपोर्ट सौंपेंगे तो 26 को इस मामले पे सुनवाई होगी। जी सुन 26 पे इस पे सुनवाई होगी और इस पे निष्पक्ष जांच की हाईकोर्ट ने कहा है, आदेश दिया है, डीसी को भी आदेश दिया है, साथ ही राज्य सरकार को भी आदेश दिया है कि एक जॉइंट आप कमेटी बना करके इसके ऊपर जितने भी जो भी पहलू हैं उन सब पे सघन जांच हो, उसके बाद एक रिपोर्ट सौंपी जाए। अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो रोपवे हादसा हुआ ये किस वजह से हुआ? जी पंकज, अभी मैं इसी सवाल पर आ रही थी कि हम एकदम अब शुरुआत में चलते हैं, जब ये हादसा हुआ और क्यों ये हादसा हुआ, किस तरीके का हादसा हुआ और कैसे ये हादसा हुआ, ये सवाल जो है सभी दर्शकों के मन में लगातार उभर रहे हैं। तो इस पर क्या कुछ जानकारी है, ये हमें बताइए। जी मैं सीधे सुमित के पास ही चलता हूँ। सुमित वो हमारी एंकर हैं, वो खुशबू पूछ रही हैं कि हादसे की वजह क्या थी। अब जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया तो लोग जानना। देखिए सबसे पहले तो ये हादसा कब हुआ था और अभी तक 44 घंटों में क्या क्या डेवलपमेंट हुई। तो 10 तारीख रामनवमी का दिन था, उसमें जुलूस के टाइम पर जितने भी पर्यटक थे वो सभी वो त्रिकुट पर्वत पे गए हुए थे रोपवे के माध्यम से, और शाम के समय जब वो लगभग 4 साढ़े 4 का वक्त होगा तो वहाँ से जब ट्रॉली लौट रही थी वापस, तो वहाँ पे एक तो सबसे बड़ी जो गलती थी वो ये कि जितने लोगों की कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा लोगों को वहाँ पे फिल किया जा रहा था एक एक ट्रॉली में, जिसके वजह से क्या हुआ कि जो ट्रॉली नीचे से ऊपर जा रही थी वो ऊपर से नीचे आ रही ट्रॉली से टकरा गई, और आपस में जो टकराव हुआ उसके वजह से 12 ट्रॉली जो थी वो हवा में फंस गई और तार इधर से इधर दोनों स्ट्रैंगल्ड अप हो गए। तो ये तो जो कंपनी जो उसको मैनेजमेंट देख रही थी, दामोदर वैली कंपनी है जो इस पूरे रोपवे का रखरखाव करती है। अब उस पर भी बड़ा सवाल ये उठता है क्योंकि पहले भी जो कई बार इस पे सवाल उठे हैं कि जो ट्रॉलीज हैं उनमें सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। अब उस पर सवाल ये है कि अगर आपको पता है कि आपका जो ट्रॉली है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो उसका रेगुलर मेंटेनेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पीक टाइम पे जब ऐसे जुलूस या कोई ऐसा महोत्सव होता है तब तो और भी ज़्यादा इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग वहाँ पर आएंगे, वहाँ पे लोग चढ़ेंगे। दूसरी बात ये कि जब ये हादसा हुआ उसके बाद लगभग 5-6 घंटे जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि तब तक कोई मदद नहीं पहुंची वहाँ। शुरुआत में तो इसे छोटा हादसा कहकर मामलों को दबाने की कोशिश की गई, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि कभी भी ऐसा किसी भी राज्य में कोई भी हादसा होता है तो राज्य सरकार नहीं चाहती है कि उसको उसका ब्लेम उसके ऊपर आए या उसके, क्योंकि कमियां बाहर निकल के आने लगती हैं। अब यहाँ पे बड़ी बात यह है कि जैसा आप अभी जिक्र कर रहे थे कि जो भी मंत्री हैं, जो भी बड़े बड़े नेता हैं वहाँ पर, वो लोग बस सवाल था सुमित, देखिए 2 मंत्री हैं कंसर्न सीधे इस डिपार्टमेंट के, एक पर्यटन मंत्री हैं जो कि उसी देवघर जिले के मधुपुर से जीत के आते हैं, और दूसरे आपदा प्रबंधन मंत्री हैं बन्ना गुप्ता। इन दोनों को अभी तक घटनास्थल पे नहीं देखा। कल आए थे हफीजुल हसन आए थे, वो थोड़ी देर रहे फिर अपने कार्यक्रम में चले गए। अगर देवघर डीसी वहाँ पे हो सकते हैं, अगर सांसद वहाँ पे मौजूद रह सकते हैं, तो राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को ऐसी क्या समस्या है भाई, ऐसे किस काम में वो व्यस्त थे। और जो काम में व्यस्त है मैं बता दूं कि जो बन्ना गुप्ता जिनके बारे में बात कर रहा था कि वो
उसी वहीं पे जरमुंडी से विधायक हैं देवघर जिले से ही, वो सीएम के साथ कार्यक्रम में थे। देखिए यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना पंकज, की जहां इतना बड़ा हादसा हो गया, जो पूरी देश की मीडिया, पूरे देश के जितने भी बड़े चैनल्स हैं या जिसकी भी बात कर ले, सारे लोग पिछले 45 घंटे से इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे हैं। और ऐसा यहाँ के जो मंत्री हैं, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, क्या उनको इस बारे में पता नहीं होगा? उनको इस बारे में नहीं पता होगा कि किस लेवल का ये ऑपरेशन है? जबकि इंडियन एयरफोर्स के जो पीआरओ, उन्होंने खुद कहा कि अब तक का सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन है, क्योंकि जब इंडियन एयरफोर्स, जो कि सबसे मतलब डिफेंस में अगर कहा जाए तो बहुत ऊपर मानी जाती है, ऑपरेशन में तो नाम है दुनिया भर में, वो इस बात को कमिट कर रही है कि ये अभी तक का सबसे डिफिकल्ट रेस्क्यू ऑपरेशन था। तो यहाँ के जो मंत्री हैं, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, वो क्यों अभी भी मतलब लोगों की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए किसी सभा को अटेंड करना, ये तो बात बहुत ही जी ज्यादा। पंकज, यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहूंगी, वापस से आपसे जुड़ेंगे। इसी बीच मैं अपने दर्शकों को हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है वो सुनाना चाहूंगी। में हुए दुर्घटना को लेकर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले में जांच के आदेश दिए हैं और इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 26 अप्रैल का समय निर्धारित किया है। इससे पूर्व 2011 में बबलू कुमार के द्वारा एक याचिका दायर कर झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष उसमें हुई अनियमितता एवं गड़बड़ियों को लेकर जांच की मांग की गई थी, जिसमें 3 लोग पूर्व में भी ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसमें 3 लोग उसमें चोटिल हुए थे और इस बार 40 लोगों के फंस जाने के कारण इस पर जांच के आदेश दिए गए। तो झारखंड हाईकोर्ट में आज जो सुनवाई उसमें क्या कुछ कहा गया, इसके बारे में इस बाइट में आपने जानकारी सुनी खुशबू। लेकिन हम बात उन 46 लोगों की कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं उन जो सेना है उसकी जाबाजी की हम तारीफ भी कर रहे हैं कि जिस जोश के साथ उन्होंने सबको जो जान बचाई, रेस्क्यू किया। लेकिन सवाल अभी है कि जो 3 मौतें हुई हैं, क्या उन्हें बचाया जा सकता था? क्योंकि ये जो घटना है ये शाम 4 बजे हुई थी परसों, और उसके बाद लगभग 5 से 6 घंटे बाद जो है SOS भेजा गया था और उसके बाद एयरफोर्स यहाँ पर पहुंची थी। तो हो सकता है अगर शायद उस समय तुरंत कार्रवाई की जाती, इसको लेकर जिला प्रशासन अगर इसे गंभीरता से लेता, तो शायद वो जो 3 जाने गई उसे भी बचाया जा सकता था। इसी बीच प्रभा ये भी चीज हुई कि जब वहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ तो उसे दबाने की कोशिश की गई। वहां पर जो कर्मचारी मौजूद थे, रोपवे के जो कर्मचारी या फिर मैनेजर, जैसे ही हादसा हुआ वो वहां से भाग खड़े हुए, जबकि वहां पर वो बता सकते थे और शायद अगर वो तत्परता से इस पर काम करते तो आज जो 3 कैजुअलिटीज हुई है वो शायद नहीं होती। प्रभा बिल्कुल सही कहा आपने खुशबू, और इसी पर एक्चुअली मैं जाने वाली थी पंकज हमारे सहयोगी के पास, क्योंकि ये जो पूरी घटना हुई है सिर्फ एक घटना नहीं, इसके बाद भी शायद ऐसी घटना हो सकती है जहां पर रेस्क्यू की जरूरत पड़े। तो असली जवाबदेही इसमें किसकी होगी? क्योंकि घटना के वक्त जैसा कि आपने भी बताया था मुझे सर की, उस समय जो वहां पर ग्राउंड में जहाँ स्टाफ मेंबर थे, जैसे ही उन्होंने देखा कि ट्रॉली टकराई वो वहां से भाग खड़े हुए। उसके बाद जब हेमंत सोरेन सीएम का बाइट है, उन्होंने कहा कि वो कल से नजर बनाए हुए हैं और वो सेना से हमेशा संपर्क में है। निशिकांत दुबे वहां पर मौजूद है, डीसी वहां पर मौजूद है। लेकिन अगर रेस्क्यू जैसी कोई भी ऐसी विपरीत परिस्थिति ऐसी आती तो उसमें असली जवाबदेही किसकी रहेगी? जी प्रभा, आपने बिल्कुल सही सवाल कहा कि जो आप बात कर रही थी कि क्या इस तरह की घटनाओं को टाला जा सकता था। कई ऐसे सवाल हैं जो कि आम लोगों के मन में भी उठ रहा होगा। पहला सवाल तो यही है जो मैंने शुरू में कहा था कि 5 घंटे बाद सेना को बुलाना, 5 घंटे तक आखिर जिला प्रशासन हो या राज्य सरकार कर क्या रही थी। जिला प्रशासन को मैं इसलिए नहीं दोषी दूंगा क्योंकि जैसे ही घटना हुई, आपने बताया कि वहां से जो ग्राउंड स्टाफ थे, वो जो दामोदर वैली जो कंपनी मेंटेन कर रही थी, वो भाग गए। उनको जिला प्रशासन को शुरुआत में जो खबर मिली वो ये थी कि एक ट्रॉली गिर गई है, एक ट्रॉली में 4 लोग रह सकते हैं। तो जिला प्रशासन ने अपनी टीम को वहां रवाना कर दिया नीचे देखने की कहां पे ट्रॉली गिरी है। लेकिन तुरंत ये खबर ब्रेक हुई कि अभी भी 100 के करीब लोग वहां फंसे हुए हैं। जब 100 के करीब लोग फंसे हुए तो सीधे जिला प्रशासन की ओर से यहां राज्य सरकार को यह खबर दी गई कि रेस्क्यू करना होगा। राज्य सरकार की ओर से जो हमें जानकारी है वो तर्क ये दिया गया कि चूंकि अभी शाम होने जा रहा है तो शाम होने के वक्त हम कुछ नहीं कर सकते, तो कल सुबह देखा जाएगा, मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूं। लेकिन बगल में ही एक प्रोग्राम में शामिल होने आए थे निशिकांत दुबे, गोड्डा के सांसद हैं,
जैसे उन्हें इस घटना की खबर मिली वो तुरंत वहां से भागे आए। करीब 1.5 घंटे हुए होंगे इस घटना के जब वो निशिकांत दुबे वहां पहुंचे। जब वो पहुंचे और देवघर डीसी से उन्होंने बात की तब उन्हें स्थिति की गंभीरता का पता चला और उन्होंने तुरंत वहीं घटनास्थल से ही सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को फोन लगाया। अमित शाह जी से उन्होंने कहा कि ऐसी यहाँ पे घटना हुई है, झारखंड के देवघर में एक रोपवे है और ट्रॉली टूट गई है और 100 के करीब लोग फंसे हुए हैं। आप संवेदनशीलता देखिए कि दिल्ली में बैठे हुए अमित शाह हैं केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने कहा पहले अपडेट लिया देवघर डीसी से कि क्या हुआ है। जब उन्होंने बताया कि सर ऐसी घटना है, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से राज्य सरकार को फोन आता है कि आपके यहाँ इस तरह की घटना हुई है, हमें सेना जो रेस्क्यू टीम भेजना होगा। तब यहाँ से जाके उन्हें ग्रीन सिग्नल मिलता है। तो पहले चरण में जो फर्स्ट फेज हुआ जो रेस्क्यू ऑपरेशन का, उसमें राज्य सरकार को ऐसा लग रहा था कि शायद कोई छोटी मोटी घटना हुई होगी और इस पे पर्दा डालने की कोशिश की गई। जब अगले दिन सुबह जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और जब इंडियन एयरफोर्स के पीआरओ ने यह कहा कि ये तो अब तक का सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन होने जा रहा है, क्योंकि इतनी ऊंचाई है और जो टोपोग्राफी है हमें ऊपर से करना पड़ेगा। ऊपर से भी पहली बार जो सुबह 5 बजे, कल सुबह 5 बजे पहली MI-17 हेलीकॉप्टर आती है, वो आके देखती है, सर्वे करती है और वो लौट जाती है कि सर कैसे होगा। उसके बाद एक और हेलीकॉप्टर को बुलाया जाता है, MI-17 को ही। वहां से ये डिसाइड किया जाता है जो नीचे जो एयरफोर्स के जो अधिकारी थे कि हेलीकॉप्टर चूंकि वहां पे ले जाना संभव नहीं है और आप पुली के सहारे उनको नहीं निकाल सकते, तो लटकना होगा जवानों को। एक जवान को पहले भेजा गया और जो 12 टोटल केबिन थे जो वहां थे, 48 लोग थे, हर केबिन में लगभग 4 लोग थे। पहले को जब वहां गया तो फिर मुश्किल सामने आई कि वो जो केबिन उसमें महिलाएं थी और वो अंदर से लॉक था, वो चूंकि शीशा से पैक था, तो खोला कैसे जाए। बाहर से ही गाइड कर रहे थे कि आप ऐसे कीजिए, लेकिन इतने डरे हुए लोग थे और बच्चे और महिलाएं वहां पे थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये क्या करे। हवा में जवान झूल रहा है और उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। खैर किस तरह वो पहला हुआ, तो उसके बाद लोगों को फिर धीरे धीरे रास्ता मिलता गया। फिर कई बार पुली अपलिफ्ट की भी कोशिश की गई कि वहां जो ट्रॉली में जो लोग बैठे हुए हैं उन पे सीट बेल्ट लगाया जाए, उन्हें फिर वहां से पुल किया जाए। इस तरह से भी कुछ लोगों को निकाला गया। तो 2 या 3 चरण थे, इसे ऑपरेशन त्रिकुट का नाम दिया गया था। गरुड़ कमांडोज थे भारतीय वायुसेना के और उन्होंने लगभग सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। जी पंकज, यहाँ पर आपने जितनी भी बातें रखी, जितनी भी जानकारियां दी, इन सब के बीच एक सवाल ये कि उन 3 लोगों की जिनकी मौत हुई है उनका जिम्मेदार कौन है? सवालों के घेरे में आखिर कौन है? जी बेहद दुखद है। देखिए जिम्मेदार तो ऑफ कोर्स जो एजेंसी उसका मेंटेन कर रही थी रोपवे का, दामोदर वैली जो कंपनी है, वो कहा यह जा रहा है, आरोप लगातार लगते रहे। 2009 में भी एक बार छोटा सा एक हादसा हुआ था, उस वक्त से लेकर अब तक ट्रॉली के मेंटेनेंस को लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं जो रोपवे है उसका। दूसरा सवाल ये है कि मैनेजर विनीत सिन्हा जो वहाँ हैं, उन्होंने आखिर किसके परमिशन से ओवरलोड लोगों को ले जाने की इजाज़त दी। ठीक है, रामनवमी की भीड़ है, लोगों को उतरना है, लेकिन जब नियम और कायदा ये है कि एक फिक्स लोग ही एक ट्रॉली में बैठ सकते हैं, तो फिर ओवरलोडेड क्यों की गई? ओवरलोडेड बिना मेंटेनेंस के, जान पे खतरा था ही। और देखिए वो हादसा हो गया, अब जब हो गया तो कई तरह के सवाल उठेंगे, लेकिन बार बार जो इस हादसे होने के पहले जो सवाल उठाए जाते रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है कि मेंटेनेंस अच्छा से नहीं हो रहा है, अच्छा से मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। वैसे तो झारखंड सरकार हो, राज्य सरकार हो, झारखंड के पर्यटन को लेकर बड़े बड़े दावे करती है कि हम यहाँ से ये बुला रहेंगे, इसको संभाल रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि एक पर्यटक का इतना बड़ा पर्यटक स्थल है देवघर में, वहाँ रोपवे चल रहा है, झारखंड का एकमात्र रोपवे है, इंडिया का सबसे ऊंचा रोपवे है, पूरे देश में इसकी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उसका मेंटेनेंस ही नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने पंकज। अब जाके जो निजी कंपनी है दामोदर वैली, उस पर सवाल खड़े उठ रहे हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से लोगों को पता था कि उसकी मरम्मत नहीं हो पाई है, तब कहां पर थी प्रशासन वहां की? जी मैं ये सवाल सुमित से कर लेता हूँ, हमारे सहयोगी सुमित। प्रभा का सवाल ये है कि लगातार मेंटेनेंस को लेकर शिकायतें आ रही थी, और ठीक है आप किसी कंपनी को देकर राज्य सरकार अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकती। कंपनी मेंटेन नहीं करती तो राज्य सरकार का पर्यटन मंत्रालय क्या कर रहा था? पर्यटन मंत्री को पता नहीं था क्या? वो तो बहुत ज़्यादा दूर के हैं नहीं, वो मधुपुर और जो त्रिकुट पर्वत में कितने किलोमीटर का फासला है, उन्होंने भी कभी गए होंगे यहाँ, उन्होंने भी देखा होगा। क्या बिल्कुल ये गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा? बिल्कुल है पंकज, क्योंकि देखिए यहाँ जो त्रिकुट पर्वत पे जो हादसा हुआ ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए भी था क्योंकि नीचे 2500 फीट की गहराई में खाई है।
अगर ये एक ऐसा टोपोग्राफिक रीजन रहता जहाँ पे एक नीचे प्लेन रहता तो हो सकता है कि नीचे से भी ऑपरेशन किया जा सकता था किसी माध्यम से, लेकिन ये चूंकि वहाँ पे नुकीले पत्थर है, वहाँ पे पूरी तरीके से खाई है, तो इसलिए डिफिकल्ट हो गया था। अब यहाँ बात आती है कि जो अधिकारी हैं, जो मंत्रीगण हैं, उनकी क्या जवाबदेही बनती है। तो ये जो अभी हम सवाल उठा रहे हैं कि ये जो 48 लोग वहाँ फंस गए थे, जिसमें 46 लोगों को बचाया, 2 की दुखद पूर्वक जान चली गई, अगर इस ट्रॉली को मेंटेन कर लिया जाता पहले से ही तो ये हादसा होता ही नहीं। इसमें बड़ी बात यह है कि ये जो ट्रॉली थी, टोटल 24 ट्रॉलीज वहाँ पे थी, जिसमें से 12 फंस गई थी। इसमें 500 व्यक्ति प्रति घंटा मतलब टोटल मिलाकर के बैठने की क्षमता थी, लेकिन चूंकि मैंने पहले भी बताया कि रामनवमी का जुलूस था और लोग लौट रहे थे, ऊपर से नीचे आ रहे थे, नीचे से ऊपर भी जा रहे थे, तो अधिक क्षमता में बैठाया गया। तो वहाँ पर जो लोग थे, कंपनी की तो बात की बात है, जो लोग वहाँ पर थे, जो ग्राउंड स्टाफ था। और जिस तरह इस तरह घटना होती है तो जब तक न्यूज़ मीडिया में है, मंत्री भी बयान जारी करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम कार्रवाई देखते नहीं हैं। अब चूंकि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि किन की लापरवाही से यह हादसा हुआ, क्या है। इसमें क्या है कि ये कोई भी हादसा होता है या कोई भी इस तरीके से अगर मिस हैपनिंग होती है तो इसमें नीपा पोती तो ज़रूरी है, क्योंकि अब हादसा तो हो चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद सरकार यही बोलेगी कि हम फलाने कंपनी पे, ढिमकाने कंपनी पे हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, आदेश देंगे, लेकिन जान तो वापस बस वही। लेकिन जो 2 लोगों की जान चली गई, क्योंकि यहाँ पर बात करनी होगी ITBP, NDRF और एयरफोर्स के जवानों की, उन्होंने अपनी क्षमता से बढ़ करके इस ऑपरेशन को सक्सेस बनाने के लिए जो काम किया है। क्योंकि लगातार जो भी हम वीडियोस देख रहे थे, हमारे पास वीडियोस हेलीकॉप्टर के अंदर से भी आ रही थी, जो इंडियन एयरफोर्स ने अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया था, वहाँ पे किस तरीके से लोग जो एयरफोर्स के जवान हैं वो उनको ऊपर लेकर के रेस्क्यू कर रहे थे, उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हम हादसा होने के बाद जो इतना तामझाम करते हैं, अगर वो उससे पहले, क्योंकि आपने भी जो बोला कि वहाँ पे मंत्री जो हैं, पर्यटन मंत्री हैं अभी हाफिजुल हसन, वो अगर पहले भी वहाँ पे गए होंगे या बाकी के जो मंत्री वो भी पहले गए हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मंत्री बनने के पहले भी जा चुके हैं मधुपुर से। चूंकि मेरा रिश्ता रहा है कुछ न कुछ, तो मैं जानता हूँ हफीजुल हसन, इनके पिताजी हाजी हुसैन अंसारी साहब थे। ये त्रिकुट पर्वत का जो ट्रॉली है और ये जो रोपवे है, इससे वाकिफ हैं, वो बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, उन्हें सब कुछ पता रहा होगा। लेकिन फिर भी जब मंत्री बने, क्या कुछ इसके लिए किया, मेंटेनेंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ये भी है पंकज कि लगातार हाफिजुल हसन का आप जब भी बयान सुनिएगा तो ये है कि झारखंड टूरिज्म के लिए हम बहुत नया नया आयाम कर रहे हैं, हम ये तीर मार रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये तो साफ दिख गया आपका कि आपका जो देश का सबसे ऊंचा रोपवे है वो आपके लिए प्रतिष्ठा की बात होनी चाहिए, आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। भाई इस हादसे के बाद से झारखंड टूरिज्म पे कितना असर पड़ेगा, कोई आना चाहेगा क्या? और सबसे बड़ी बात है कि राज्य से बाहर की जो छवि है, जो पर्यटक आते, वो कहीं ना कहीं एक बार ठिठकेंगे जरूर, खास करके यहाँ जो भी पर्यटन स्थल, उसके मेंटेनेंस को लेके कि पता नहीं वहाँ सेफ्टी है या नहीं है। पहले नक्सलवाद प्रॉब्लम हुआ करता था, अब प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ का जो टूरिस्ट स्पॉट है उसकी सुरक्षा और जो पर्यटक आएंगे उनकी सुरक्षा को लेकर एक सवाल खड़ा इसमें ना, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इस पूरी बात को, कि इसमें आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है किसी भी टूरिस्ट स्पॉट को मैनेज करने का और उसके ऑपरेशन को सही सुचारू रूप से चलाने का, अगर वो भी मेंटेन होता तो ये हादसा नहीं होता। जब आपको पता है कि आपके पास 24 ट्रॉली है जिसकी क्षमता इतनी है, तो आप उससे ज़्यादा नहीं बैठाएंगे तो क्या चला जाएगा। मतलब ये वहाँ पे जो आप इसको समझिए ना कि बहुत निचले लेवल पे जो आदमी वहाँ पे ट्रॉली ऑपरेट कर रहा होगा, चंद चार पैसों को बचाने के लिए लोगों को एक्स्ट्रा भेजा होगा। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो प्रबंधन देख रहे थे, जिन विनीत सिन्हा की मैं बात कर रहा था, जो कि वहाँ के मैनेजर हैं, वो बताया ये जा रहा है कि जब ये हादसा हुआ तो वहाँ के जो ग्राउंड स्टाफ भाग गए। आप कैसा मैनेजमेंट देख रहे हैं, आप पता नहीं कैसे कर्मचारियों को आपने रखा है कि हादसा होता है तो वो भाग जाएंगे। प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है पंकज, वही कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि आप एक अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी वहाँ पे अगर आप डे टू डे आप ड्रिल्स कराते, आप इस तरीके से, मान लीजिए कि हादसा हो या ना हो तो बात की बात है, लेकिन आपको उससे निपटने के लिए कम से कम, आप जैसा बता रहे कि वहाँ से भाग गए, ये कितना दुखद है कि अगर कोई एक ऐसा। लेकिन इस बीच एक तारीफ करनी होगी सेना के जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लगे जवान थे, उन्होंने क्या जज्बा दिखाया है, क्या बहादुरी दिखाई है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये इस पूरे ऑपरेशन का सबसे अच्छा पहलू यही रहा कि देखिए, जो भी जवान थे, जो NDRF के, ITBP के और एयरफोर्स के, उन्होंने जब भी उनको सूचना मिली, जब इस ऑपरेशन के लिए उनको रिक्रूट किया गया, 5 मिनट भी उन्होंने वेस्ट नहीं किया, और जब से वो वहाँ पर आए 2 MI-17 हेलीकॉप्टर के साथ,
तब से लेकर के लगातार 45 घंटों तक, क्योंकि शाम में वहाँ पे फ्लाई करना, होवर करना मुमकिन नहीं था। एक तो चट्टाने हैं, वहाँ से हेलीकॉप्टर को भी प्रॉब्लम हो सकती थी। दूसरा कि रात में इतनी विजिबिलिटी नहीं थी वहाँ पे, और कोई ऐसा टोपोग्राफिक रीजन नहीं था जहाँ से हम उसको लाइट वहाँ पे प्रोवाइड कर सके। तो रात में ऑपरेशन ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता था, जिसके वजह से देर शाम होने के बाद इसको रोका जाता था और सुबह 5 बजे से लगा जाता था। लेकिन जिस टाइम से वो लोग लगे हैं लगातार, तब से लेकर के 45 घंटे तक, 46 जिंदगियों को बचाने तक वो लोग। एक सवाल और है जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उठाया। उन्होंने ये कहा था कि जो झारखंड सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, इसके पास एक्सपर्ट्स लोग ही नहीं है इस तरह के, जो जब हादसे हो जाए उसके लिए ये एक जो जनरल रूटीन है वो करते। ठीक है, मंजुनाथ भजंत्री ने बहुत अच्छा जज्बा दिखाया, वो बिल्कुल जमे रहे, कोऑर्डिनेट करते रहे, लेकिन उनके अलावा कोई भी ब्राइट स्पॉट जो राज्य सरकार की जो पूरी मशीनरी है उसमें वही कहीं दिखी हो? नहीं, यहाँ पे अगर किसी अधिकारी की स्पेसिफिकली अगर बात करनी हो या तारीफ करनी हो तो वो मंजुनाथ भजंत्री हैं, जो डीसी हैं, जो डे 1 से वहाँ पर जब ये हादसा हुआ तब से लेकर के जब अभी थोड़ी देर पहले रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ तब तक वहाँ पे डटे रहे, और पल पल के अपडेट, प्लस जो तीनों जो एजेंसीज लगी हुई थी उनके साथ वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे। साथ ही यहाँ से जो भी अपडेट है वो सीधे गृह मंत्रालय पहुँचा रहे थे, ताकि वहाँ पर भी, चूँकि हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली कि पीएम नरेंद्र मोदी भी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे थे, उसकी अपडेट ले रहे थे। जी बिल्कुल सही कहा हमारे सहयोगी सुमित ने कि जो जाबाजी के साथ वायुसेना, एनडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी टीम और जिला प्रशासन ने मिलकर, क्योंकि पहला ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन होगा जहां पर 4 जो टीमें हैं वो मिलकर के इस रेस्क्यू ऑपरेशन में थी और 46 लोगों की जान बचा ली गई है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि जिन 2 लोगों के लिए 2 लोगों की जान गई है वो भी कहीं ना कहीं हमेशा याद रहने वाली। और एक बहुत अच्छी चीज कही हमारे सहयोगी सुमित ने कि ये जो रोपवे है देवघर का, वो झारखंड ही नहीं बल्कि देश का सबसे ऊंचा रोपवे है, जो काफी एक हमारे लिए प्रतिष्ठा की बात हो सकती थी। लेकिन ये जो हादसा हुआ है देवघर में, त्रिकूट में, जहाँ पर सिर्फ 2 कैजुअलिटी, अगर इससे ज्यादा भी बड़ा हादसा होता शायद और लोग इसमें ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो जाती या उनकी जान चल जाती, तो ये एक कलंक के तौर पर आ सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे जवानों की ही हिम्मत और जज्बे की बात है कि इस बहुत बड़े घटना को उन्होंने अपने काबू में लिया और लोगों को जो है जान बचाई। और एक बार फिर से उन सभी जवानों को, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो, जिला प्रशासन हो, आईटीबीपी हो या फिर इंडियन एयरफोर्स हो, उन सभी को समाचार प्लस सलाम करता है। जी प्रभा, बिल्कुल सही कहा आपने कि समाचार प्लस आज उन सभी जवानों को सलाम कर रहा है, उन सभी के लिए थैंकफुल है कि जिन्होंने पूरा दिन रात को एक करके एक प्रयास किया और उस प्रयास में सफलता हासिल की। हालांकि जिन लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हुई उसके लिए भी समाचार प्लस संवेदनशील है, और लेकिन जिन लोगों को यहाँ पर बचा लिया गया है उन लोगों को वापस से यही कहना चाहूँगी कि आगे से इस सारी चीज़ों पर ध्यान रखा जाए। प्रशासन और जिला प्रशासन हो, राज्य सरकार हो, कोई भी हो। इसमें प्रभा ने एक और बात कही कि रोपवे जो है सबसे ऊंचा रोपवे था और झारखंड के लिए प्रतिष्ठा की बात हो सकती थी, लेकिन इतना बड़ा हादसा, अब शायद वो प्रतिष्ठा हमने गंवा दी है। इन तमाम जानकारियों के लिए हम अपने सहयोगी पंकज प्रसून और सुमित को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। और इस पूरे बुलेटिन में अब हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।